आजकल अगर हम देखें, पेरेंट्स बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर देते हैं स्कूल पे। आपने कहीं ना कहीं नोटिस भी किया होगा कि टीचर है वो संभाल लेगा। अपने से पेरेंट कोशिश भी नहीं कर रहे, माँ बाप, कि अपने बच्चों से पूछ लें, सवाल कर लें। और ये जो 6th 7th 8th की क्लास आती है, इसमें ये सवाल होने चाहिए थे जो नहीं होते। आप मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मानता हूँ। देखो, जो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 9 के बारे में, क्योंकि कक्षा 8 करके आया है तो उसको अब सारी चीजें चुननी भी है यहाँ से। तो कक्षा 9 का जो विद्यार्थी है, उसके लिए आप कैसे करियर काउंसलिंग करते हैं? देखो, जो आजकल के जो बच्चे हैं कक्षा 9 में हैं, वे 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक तरह के बच्चे तो वे होते हैं कक्षा 9 में जो भी अलग विद्यालय में जाते हैं, वे अपना एक सपना संजो जाते हैं। प्रदीप सर, जब हमने क्लास 1 से लेकर 12 तक की बात करी तो हमने इस बारे में थोड़ी सी मेंटल हेल्थ के बारे में बात की। इंसान मानसिक तनाव कितना रह जाता है बच्चों के ऊपर। लेकिन क्या कुछ ऐसी आपके साथ स्टोरीज रही हैं जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, कि एक बच्चा कितना मानसिक दौर से गुजरता है इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू? वे बच्चे हो सकते हैं जो शुरुआत से उन्हें माहौल नहीं मिला जी, स्कूल तो अच्छा मिला लेकिन उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चे को ये कहे धमका कर नहीं कि आप मोबाइल, तुम्हें 2 घंटे हो गए कि तुम इस टीवी को बंद करो। बच्चे के हाल पर छोड़े। बच्चे को कहे बेटा आप 10 मिनट में टीवी बंद करोगे, 15 मिनट में बंद करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो आपसे अच्छा कोई गेस्ट ही नहीं है जिससे हम बात कर सकते हैं पेरेंट के रोल के बारे में, टीचर के रोल के बारे में, स्टूडेंट के रोल के बारे में। आप कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? कहते हैं कि सब अच्छे होते हैं, अपने आप को बुरा मानना चाहिए। लेकिन मेरा एक सपना है, मेरे पढ़ाए हुए। प्रदीप सर, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से हमने कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक की तो बात कर ली। अब हम बात करेंगे कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के बच्चों के बारे में। जी ठीक है सर? जी बिल्कुल, नमस्ते जी सर। तो कक्षा 6 की अगर हम बात करें तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। बच्चे के दिमाग में थोड़ी सी चीजें, क्यूरियोसिटी रहती है, बच्चे के ख्वाब रहते हैं, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन रहती हैं, टीचर्स की भी एक्सपेक्टेशन रहती है। लेकिन कक्षा 6 के विद्यार्थी को आप किस तरीके से गाइड करते हैं बीइंग अ करियर काउंसलर? देखो, सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि जिसके बच्चे कक्षा 6 से कक्षा 8 में होते हैं, उनकी उम्र लगभग 11 साल से लेकर के 12, 13, 14 साल तक की होती हैं। ऐसे बच्चों में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। उनका जो दिमाग है वो अलग अलग तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। ठीक है। ऐसे बच्चे अपने आप निर्णय लेने की क्षमता चाहने लगते हैं, जो अभिभावक को मंजूर नहीं होती। अभिभावक सोचते हैं कि ये मेरा छोटा बच्चा है, जबकि वो बड़ा हो चुका है। बिल्कुल। पेरेंट्स कहते हैं कि ये टीवी बंद कर दें, वो कहता है कि इसमें एक कार्टून देख लूँ, वो देख लूँ, या कोई सामान लेकर दुकान पर बेचते हैं, वो अलग, उसकी सोच अलग समझ होती है, वो अलग तर्क देता है। कभी कभी पेरेंट्स को बुरा लगने लग जाता है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है। तब की पेरेंट्स को बच्चों की भावना को समझनी चाहिए। बच्चा क्या करता है, बच्चे में बदलाव आता है, बच्चे के हार्मोन्स बहुत तेजी से तेज होते हैं, बच्चा एक्टिव हो जाता है। और यदि पेरेंट्स उस पर छोटा बच्चा समझकर दबाव बनाते हैं, उसको डांटते हैं, धमकाते हैं, उससे तुलना करते हैं दूसरों के बच्चों से, तो ये बहुत गलत है। उसका आत्मबल टूट जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। और बात है पढ़ाई की। जो बच्चे कक्षा 6 में आते हैं, 7 में होते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होती है कि जो पेरेंट्स का दूसरा अचीवमेंट उसके लगभग नज़दीक होता है। जैसे कि जिस पेरेंट्स ने अपने बच्चे को कक्षा 6 के प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम नहीं दिला पाए, तो वे कक्षा 9 के प्रवेश के लिए अपने बच्चे को तैयार कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे रही है। करना चाहिए, भले ही न भेजे। यदि किसी पेरेंट्स का बच्चा सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में चला जाता है, तो वहाँ से अधिकारी बन के आएगा 100%, क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस सिखाते हैं, उसमें बहुत डेवलपमेंट होता है।
वहाँ पर डिसिप्लिन सिखाते हैं। और मैं ये कहता हूँ, जो बच्चे भी सुन पा रहे हैं, यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर भी है जी। और उसमें डिसिप्लिन है तो सफल व्यक्ति जरूर बनेगा। यह व्यवस्था होती है। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे में बहुत अजीबोगरीब बदलाव होते हैं जो पेरेंट्स उनको समझ नहीं पाते और बच्चे को दबा देते हैं। इस टाइम पे पेरेंट का आई थिंक शायद सबसे बड़ा रोल है, जितना मुझे आपसे बात करके समझ आया। पेरेंट्स का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है ऐसे व्यवस्था में कि कक्षा 5 तक जो बच्चे होते हैं, यदि बच्चे पेरेंट्स का मोबाइल भी देखते हैं तो ये मांगते हैं। और जब कक्षा 6, 7, 8 में बच्चा होता है तो पेरेंट्स वो मोबाइल देखने के लिए भी मांगता नहीं है, उसको उठाता है, उसको मौका देखता है, कब मम्मी लग जाए, कब पापा लग जाए, उसको पासवर्ड पता होता है, ऐसे ऐसे दिमाग का प्रयोग करता है, उसका पासवर्ड चेंज कर देता है, तो वो उठाने लग जाता है। और यदि पेरेंट्स दबाएंगे उसको तो चोरी करना सीखेगा। चोरी मैं बताता हूँ पेरेंट्स को और बच्चों को भी। बच्चे की देखो, चोरी करना भी अच्छी बात है। आप लोग कहेंगे कि चोरी करना भी अच्छी बात है, लेकिन चोरी किसकी करनी चाहिए? चोरी पढ़ाई की करनी चाहिए। जब मम्मी सो रही हो, पापा सो रहे हो, तो बच्चे बैठ के पढ़े। सही बात है, वो चोरी है। बहुत बढ़िया। और दूसरे वाली बात, जो अपने बहन भाई है, अगर मान लिया बहन और भाई 2 ही है घर में, वे काम करने के अलग अलग उनके कार्य बैठे हुए हैं, चोरी उस कार्य ही करनी चाहिए जो अपने बड़े भाई को, छोटी बहन को मिला हुआ है कि मैं उसकी, इसको दूसरे में आप लोग मदद भी बोलेंगे। बहन घर पे नहीं है और भैया ने सारा कार्य उसका कर दिया है, जो भी उसके घर पे मिला हुआ है, तो चोरी इसकी अच्छी प्रकार करनी चाहिए। ये अच्छी चोरी है, ये चोरी अच्छी है। मैं कहता हूँ बच्चे को कि आप लोग चोरी करें तो अच्छी करो। जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं और बच्चा पढ़ रहा होता है और बच्चे ने सारा कार्य कर दिया, एक्स्ट्रा व्यवस्था के लिए अपने 10% लेकर के जाओ, टीचर्स से पूछो उससे। जब टीचर्स उसका जवाब देवे तो अपनी बहन से मिलो, उसकी भी सवाल करो। चोरी इस प्रकार करनी चाहिए। चोरी वो करनी नहीं है कि किसी का सामान चुरा लिया, किताब चुरा ली, पैसे चुरा ली, ये चोरी नहीं है। ठीक है सर, आजकल अगर हम देखें, पेरेंट्स बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर देते हैं स्कूल पे। आपने कहीं ना कहीं नोटिस भी किया होगा कि टीचर है वो संभाल लेगा। अपने से पेरेंट कोशिश भी नहीं कर रहे, माँ बाप, कि अपने बच्चों से पूछ लें, सवाल कर लें। और ये जो 6th, 7th, 8th की क्लास आती है, इसमें सवाल होने चाहिए थे जो नहीं होते। आप मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मानता हूँ। देखो, जो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं वे मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और 90 से 95% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल किताबें लगाते हैं, उनको देख नहीं पाते, उनको पढ़ नहीं पाते कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। और स्कूल्स इतने चतुर चालाक होते हैं, पेरेंट्स को ये कहकर बहका देते हैं कि सिलेबस ज्यादा हो गया। जो बच्चा कक्षा 5 तक टॉपर आ रहा है, कक्षा 6 में आकर के वो बच्चा दब जाएगा और उसकी प्रोग्रेस धीरे धीरे होगी। कुछ तो बच्चे दब ही जाते हैं और पेरेंट्स ये बात मान लेते हैं बस सिलेबस ज्यादा हो गया, हम तो देख नहीं पाते हैं। और बच्चा टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है, सिखाने का तरीका है, उसको घर पे बता ही नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। यदि बच्चे को 2 ऑप्शन दिए जाए कि आप लोग पूरा दिन खेलें और पूरा दिन पढ़ें, तो बच्चे कहेंगे कि हमें पूरा दिन खेलने दो। यहाँ तक कि है कुछ स्कूल्स में यदि बता दिया कि आज तुम्हारा पीरियड फ्री है, टीचर्स नहीं आए, ठीक है जी, हम तो अपना कार्य कर लेंगे, बच्चे खुश होते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे से 10 मिनट 20 मिनट बातें नहीं करता है। इसका एक सीधा सा अर्थ है, यदि पेरेंट्स घर में अपने बच्चों से सिर्फ वे किताब नहीं पढ़ पाते हैं और उसकी किताब नहीं देख पाते हैं, बच्चा ट्यूशन करने की जिद करता है तो बच्चे को ट्यूशन के लिए भेज देते हैं, ऐसे पेरेंट्स को बच्चे से ये जरूर पूछना चाहिए कि आपके विद्यालय में कौन सा टीचर ऐसा है जिसको आप पसंद करते हो। आपके विद्यालय में जो आपके सहपाठी है, आपके मित्र मंडली है, कौन बेस्ट है, वो नहीं करते। उनको पता होना चाहिए।
कौन बेस्ट है, उसका व्यवहार कैसा है, आप उसके साथ में क्या क्रिया प्रतिक्रिया करते सही हैं, बात है। ये तो पूछ सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। पेरेंट्स केवल पैसे देना जानते हैं और वे पैसे दे करके शिक्षा ग्रहण आज तक किसी ने भी नहीं की, क्योंकि पहले जमाने की तरह का गुरुकुल तो है नहीं है। सही बात है कि अपने बेटे बेटी समझ के वो पढ़ाएगा। तो कोई इससे बड़ा क्या दिक्कत क्या आएगी इससे? तो बच्चे तो बताएंगे नहीं घर पर जाकर, कहीं ना कहीं डर लगता है टीचर्स से। यदि टीचर्स की गलती बता दी तो फिर उससे पार्सिटी करने लगेगा उसको। कई दूसरी भाषा में पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे के पीछे पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन न तो बताते टीचर्स और न बताते अभिभावक। इसलिए वे बच्चे जो टॉपर्स बच्चे भी होते हैं, जब कक्षा 6, 7, 8 पास करके जाते हैं और 9th क्लास में 100% स्कूल चेंज करेंगे वे। और जब स्कूल चेंज करेंगे वे, क्योंकि वो उसका दिमाग इतना विकसित हो जाएगा बच्चे का, वहाँ के टीचर्स को समझने लगेगा। वहाँ तो बता नहीं सकते और पेरेंट्स नहीं बोलते। और दूसरे विद्यालय में जाएगा, वहाँ का सिलेबस वातावरण जो वो भिन्न भिन्न होगा और भिन्न भिन्न होगा। ऐसे बच्चे बिल्कुल दब जाएंगे, ना एजुकेशन में आगे आएंगे और न व्यवहारिक ज्ञान में आगे आएंगे। और जो सपना उन्होंने सोचा हुआ है वो वहीं से दब जाएगा और कक्षा 9 होते ही उसकी शिक्षा भिन्न भिन्न तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, हमने कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक की तो बात कर ली, लेकिन अब सबसे जरूरी जो होती है कक्षा 9, 10, 11, 12। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 9 के बारे में, क्योंकि कक्षा 8 करके आया है तो उसको अब सारी चीजें चुननी भी हैं यहाँ से। तो कक्षा 9 का जो विद्यार्थी है उसके लिए आप कैसे करियर काउंसलिंग करते हैं? देखो, जो आजकल के जो बच्चे हैं कक्षा 9 में हैं, वे 3 तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है। एक तरह के बच्चे तो वे होते हैं कक्षा 9 में जो भी अलग विद्यालय में जाते हैं, वे अपना एक सपना संजो जाते हैं। दूसरे उनके यार दोस्त होते हैं, उनको देख करके होते हैं। और प्राइवेट स्कूल्स की फीस बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। जिस विद्यालय में उनके यार दोस्त गए वे उस विद्यालय में नहीं जा सकते। जो उनके सपने वही उसी विद्यालय में सीमित रह जाते हैं। सपने तो होते हैं लेकिन वे उसी विद्यालय में पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तीसरे बच्चे वे होते हैं, उन्हें किसी तक कोई लेना देना नहीं है। कक्षा 8 तक पास करके आगे 9वीं में आगे। और वे जो बच्चे मीडियम दर्जे के बच्चे होते हैं उनको भी दुखी करते हैं। ठीक है। ये 3 कैटेगरी में बच्चे बढ़ जाते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं, कक्षा 9 से ही बच्चे अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हमें आगे चल के जो कक्षा 10 में हम टॉपर करेंगे, हम अपने विद्यालय को टॉप करें, अपने उत्तर प्रदेश को टॉप करें, भारत को टॉप करें। और उनका जो सपना रहता है वो रहता है IIT का। सही बात है। और जो टीचर्स होते हैं उस विद्यालय के, उसको भी ये सपना दिखाते हैं कि कक्षा 9 से हमारा बैच चलेगा, हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और जो करना भी चाहिए। ठीक है। जो NCERT किताबें हैं और जो बच्चा कक्षा 9 होता है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं कक्षा 11, 12 में लाभ मिलता है। ठीक है। क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट क्लियर न हो, कक्षा 8 तक की तरह बस पढ़े जा रहे हैं, आगे प्रमोट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि कक्षा 9 में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब विद्यालय के टीचर्स अच्छे होंगे। और यदि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर न हो तो वो बच्चा अपना ट्यूशन लगा लेता है और ट्यूशन लगा करके अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश करता है। और जो बच्चा अच्छा खासा 8वीं तक टॉप मोस्ट आता है वो चुप चुप रहने लग जाता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। और जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो सपना संजोए रहते हैं उनका पहले 6 महीने में सपना धड़ाम हो जाता है। बिल्कुल। और वे जो 3rd नंबर के बच्चे होते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता है, वे उसमें मिल जाते हैं। यह व्यवस्था होती है। और कक्षा 9 में जब स्कूल उसको प्रमोट कर देता है, वे पास हो जाते हैं, बच्चे कक्षा 10 में आ जाते हैं। और जब कक्षा 10 में आ जाते हैं तो उनके लिए नई किताबें होती है, नया बैग होता है, नया जोश जुनून होता है, नए सपने होते हैं। अभिभावक भी कहते हैं वह बेटा की 10वीं में आ गया, उनकी बोर्ड की परीक्षा का दबाव होता है, तो कहीं न कहीं नए जोश जुनून में साथ उठते हैं।
और इसमें तभी ये बच्चे कैसे निकलते हैं। ठीक है। जो टॉपर्स बच्चे हैं वे तो अपना धन कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, बिल्कुल। वे तो कक्षा 11 के लिए तैयार हो रहे हैं। और जो मिडिल क्लास के बच्चे थे, जो बच्चे वे थे जिन तक कोई लेना देना नहीं है, 10वीं हो जाएगी ट्यूशन कर लेंगे, और वे घंटे 2 घंटे पढ़े, स्कूल में भी उद्दंडता की, काम पूरा नहीं किया, ऐसी व्यवस्था लेकर के पेरेंट्स भी स्कूल में चाहे शिकायत कर लो चाहे मत करो, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं। और कहते हैं केवल एक ही पर्सन कहता है कि बेटा 10वीं कर ले और तुझे मोबाइल दिलवा दूंगा, मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा, आपकी जो इच्छा होगी वो पूरी करवा दूंगा। होनी चाहिए, देखो छोटे बच्चों में भी होनी चाहिए यार, यानी जो बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे बढ़ता है छोटी छोटी चीजों से कि बेटा आप लोग ये करोगे तो तुझे ये मिलेगा, तो उसके सपने में भी पूरे बच्चे के पूरे होते हैं कि तुझे ये मिलेगा 10वीं में। और ऐसे बच्चे जो मैं कहता हूँ जो कक्षा 10 की परीक्षा एक भ्रम है, इस पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी ये भ्रम निकाल देना चाहिए। ऐसे उसमें 90% बच्चे क्या होते हैं कि जो बच्चे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक नहीं पढ़े, ठीक है, और दिसंबर में उन्होंने ट्यूशन लगा लिया, घंटा 2 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, और फरवरी में उनके एग्जाम दे लिया। और ऐसे बच्चे जो 3 कैटेगरी में बच्चे बांटे थे ना, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे वे तो 95 प्लस जाएंगे, बिल्कुल, जो कक्षा 9 से ही 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं वे 80 प्लस जाएंगे। और जो ये कक्षा 9 में भी नहीं पढ़े और कक्षा 10 में भी नहीं पढ़े, केवल 3 महीने पढ़ के किताब में रट्टा लगा करके या पढ़ करके या देख करके काफी में लिख करके उनके नंबर भी 70% प्लस आते हैं कक्षा 10 की परीक्षा में। तब पेरेंट्स कहते हैं जब रिजल्ट आता है वह बड़ा अच्छा कर दिया, हमें तो लगता था फेल होगा, फेल हो जाएगा, और फेल हुआ नहीं है। यदि तुम पढ़ लेते ना तो तुम्हारी परसेंटेज तो बहुत अच्छी आती। इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल गलत दिशा में बढ़ जाता है कि तो पढ़ा ही नहीं, तब इतना है ना, 3 नंबर 70% प्लस आ गए। उन्हें ये जानकारी नहीं है कि हाई स्कूल में यदि आप लोग यूपी बोर्ड को लेकर चले तो 180 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। सही बात है। 180 नंबर में 30% नंबर बैठते हैं जो स्कूल वाले दे देते हैं। सही बात है। बाकी बची 70 में 40% आ जाते हैं लिखने में, तो 70% हो गए। सीबीएसई को लेकर के चले तो 170 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, स्कूल वाले वे रख देते हैं, वे इस बात को भूल जाते हैं। और वे बच्चे भी जिनके जो 3 महीने नहीं पढ़े, ठीक है, और कक्षा 11 में जब वे एडमिशन लेते हैं वे अपना सपना IIT का सपना संजो लेते हैं। जो अभिभावक और उनके साथ मिलकर के एक, मैं तो इसको एक षड्यंत्र कहूंगा बच्चे के प्रति, रच देते हैं कि अब तो आपको IIT करनी है। वे पिछली बातें सब कुछ भूल जाते हैं उसकी। जो पेरेंट्स को इस भ्रम को निकाल देना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा क्या था, क्या से क्या हो गया है, अन्यथा अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा अभिभावक को इसका। प्रदीप सर, बहुत सारे बच्चों के जिनका भी 10th के बोर्ड हैं, और अगर आप उनको कुछ कह पाए, जिनका भी बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? हाँ जी, बिल्कुल कहना चाहूँगा जी। जो भी परीक्षार्थी कक्षा 10 और कक्षा की बोर्ड की परीक्षा देंगे जी, और आज हम 4 जनवरी में बैठे हुए हैं जी, और फरवरी में एग्जाम है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि नया कुछ सीखने की कोशिश न करें। जो आपसे आता है उसका बार बार रिवीजन करें, लिख करके रिवीजन करें। कोई भी व्यवस्था होती है, किसी भी टॉपिक को लेकर होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको मत छेड़ें। और जो भी आप पे आता है, यहाँ तक कि आप अपनी किताबों का जो आपके टीचर्स ने लिखवाया हुआ है उसका ही बार बार अध्ययन करें और लिखने की प्रैक्टिस करें। काफी लिखने की, जो प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं अधिकतर विद्यालय में, प्री बोर्ड परीक्षा का लिखने का ढंग सीखें, क्योंकि कैसे कैसे लिखना है, कैसे परीक्षा कॉपी में आंसर लिखने हैं, ये अपने टीचर से जरूर पूछें, क्योंकि वे बोर्ड परीक्षा में प्रथम बार ही बैठे हुए हैं जी। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है
बच्चे हताश हो जाते हैं कि परीक्षा की कॉपी पे एंट्री कैसे करें। 10-15 मिनट तो उनकी उसी में निकल जाते हैं। तो भी जिस भी विद्यालय प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है उसको समझने की कोशिश करें कि कैसे परीक्षा दी जाती है। और यदि आप पे कम भी आता है और आप बार बार अपना लिख करके अध्ययन कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपकी परसेंटेज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं कक्षा 11 के बारे में। कहीं ना कहीं जब हम क्लास 11th की बात करते हैं तो लोग कहते हैं अरे 11वीं तो है यार, 10वीं का मैटर करता है, 12वीं का मैटर करता है, 11वीं में तुम कुछ ही ले आओ, मैटर नहीं करता। आपके लिए क्या है 11वीं का मायने? देखो, जो बच्चे आज मुझे सुन पा रहे हैं, जो अभिभावक सुन पा रहे हैं, जब बच्चा कक्षा 11 में आता है तो एक विशेष परिस्थिति से गुजर कर आता है। वे बच्चे 3 कैटेगरी में आते हैं। फिर मैं यही कहूँगा, एक कैटेगरी ए ग्रेड की होती है, जो बच्चे कक्षा 9 होते ही अपना सपना संजोए हुए थे और उनका एक सपना होता है आईआईटी का और डिफेंस का। उन्हें पता है कि कक्षा 12 में ही मुझे आईआईटी का एग्जाम देना है और कक्षा 12 में पढ़ते हुए मुझे एनडीए का एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, वे तो उस लेवल से ही पढ़ते हैं। और जो 2 कैटेगरी थी, एक निम्न वर्ग और मिडिल वाली, जो मिडिल वाली भी निम्न वर्ग की साथ में हो गई थी, जो घंटे 2 घंटा पढ़ने के पश्चात भी उनके 70% प्लस नंबर आए हैं। वे आते हैं, वे खतरनाक बिंदु को लेकर के आते हैं। वे आईआईटी का सपना लेकर के आते हैं। कक्षा 10 के 70% बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय को चेंज कर देते हैं। बच्चे चेंज कर देते हैं, अभिभावक नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे वहाँ का वातावरण से परिपक्व हो जाते हैं। वे कुछ नया देखना चाहते हैं। उनको मोटरसाइकिल मिल जाती है, उनको मोबाइल मिल जाता है, उनको घूमने की शक्ति हो जाती है। और पेरेंट्स भी ये सोचने लग जाता है कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो गया है उसको निर्णय लेने दो। जब निर्णय लेने की क्षमता बच्चे में थी, जब वो निर्णय ले रहा था, तब उसको दबा रहे थे। और आज निर्णय लेने की उसको आवश्यकता नहीं है, पेरेंट्स को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो आज बच्चे को निर्णय लेने पर छोड़ देते हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में जाना चाहता है जहां उसको आजादी मिले। तो जब बच्चा कक्षा 11 में आता है, कक्षा 11 में नई किताबें होती है, नया जोश होता है, नया उसमें जुनून होता है, नया विद्यालय होता है, तो नए वहाँ के नए दोस्त बनाते हैं, नए टीचर्स होते हैं। तो यदि जो बच्चा फरवरी में एग्जाम देता है और वो स्कूल चिन्हित करता है, आज इस विद्यालय में जाऊंगा, डेमो क्लास लूंगा, आज इस विद्यालय में जाऊंगा, अप्रैल और मई और जून की छुट्टी पड़ जाती है, 2 महीने वो वैसे ही बिता देता है। ठीक है। और जुलाई में भी कि स्कूल खुले, अब जा 10 से 15 या 20 जुलाई तक स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं ऐसे बच्चे। तो अप्रैल मई जून जुलाई बीत गया, 4 महीने बीत गए। और जो जिस भी विद्यालय में ऐसे बच्चे एडमिशन लेते हैं जिसमें सपना तो आईआईटी का होता है और पढ़ने के लिए अगस्त तक शुरू हुआ, अगस्त में यूटी फर्स्ट के एग्जाम हो गए, उसके एग्जाम हुए या नहीं हुए, उसके नंबर आए, तो पेरेंट्स जब पूछते हैं तो कहते हैं अभी एडमिशन समय चल रहा है। इसमें स्कूल की भी भूमिका होती है। और वे बच्चे जो आईआईटी का सपना लेकर के जाते हैं तो कक्षा 11 के मिड टर्म तक उनमें जो जुनून रहता है कि मैं आईआईटी एडवांस करूंगा। एग्जैक्टली। और कक्षा 11 के लास्ट तक आईआईटी एडवांस से उनका सपना आईआईटी मेंस में बदल जाता है कि मैं आईआईटी एडवांस नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हुआ नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है, ट्यूशन लगवाना पड़ेगा, ये स्कूल मैंने गलत चुन लिया क्योंकि समय तो पढ़ाई में देता नहीं है, घूमने फिरने में देता है। और जब आईआईटी मेंस का सपना रह जाता है, कक्षा 11 में स्कूल उसको प्रमोट कर देते हैं। और जब कक्षा 12 के शुरुआत में आता है, कक्षा 12 के शुरुआत में उस पर प्री बोर्ड का दबाव रहता है, यूटी का दबाव रहता है, कार्य पूरा करने का दबाव रहता है, प्रैक्टिकल का दबाव रहता है। और कहीं ना कहीं बच्चा कहता है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेरा ट्यूशन लगवा जाए, ट्यूशन का भी दबाव रहता है। और जो बच्चा आईआईटी एडवांस का सपना लेकर चला था कक्षा 12 के मिड टर्म तक,
उस बच्चे का सपना केवल बोर्ड परीक्षा के लाले पर पड़ जाता है कि बस कहीं ना कहीं मेरा बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 पास हो जाए। यह व्यवस्था होती है। ऐसे पेरेंट्स को आज ही जागरूक हो जाना चाहिए कि जो बच्चे पर आप अपना सपना थोप रहे हैं, जो बच्चे आज अव्वल नहीं हैं, उनको पैसे के बलबूते पर अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, उससे वे आज ही जागरूक हो और वे ऐसे बच्चों को भी जो टॉप मोस्ट पढ़ाई में अव्वल होते हैं, जो 95+ के बच्चे होते हैं, उनका भी मनोबल तोड़ देते हैं, क्योंकि वे उनके भी दोस्त होते हैं, उनको भी तरह तरह की बात बताते हैं। और दूसरे वे में जो दूसरे बच्चे होते हैं, जब कक्षा 12 का बच्चा में डिफेंस का एग्जाम भरते हैं, वे अपनी उम्र भी देखते हैं, तुम्हारी उम्र कितनी हुई या कितनी नहीं है, IIT का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे बच्चे अपने आप को अंकन करते हैं कि मुझे NDA का एग्जाम देना, कि उसमें फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, मैथ भी आएगी, उसी के साथ साथ वे रीजनिंग GK अपनी एक्स्ट्रा करते हैं। धीरे 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 मेहनत करने पर लगे हुए हैं। कक्षा 12 में पढ़ते हुए ही वे अपना फर्स्ट एग्जाम देते हैं, उन्हें एग्जाम का पता चलता है कि कैसा एग्जाम दिया। ऐसे बच्चे सेकंड एग्जाम में ही क्रैक कर देते हैं। दूसरे वे में दूसरे बच्चे भी ये भी होते हैं। हर तरीके के बच्चे हैं, लेकिन कक्षा 11 को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए जिस हिसाब से लोग ले रहे हैं। उस चक्कर में क्या होगा कि आपके सपने टूट जाएंगे और आप 12वीं के बाद चाहेंगे कि कोई नॉर्मल सा ही कॉलेज मिल जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कक्षा 12 के पश्चात में जब ऐसे बच्चे होते हैं जो कक्षा 11 में जो महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, वे कहीं ना कहीं मेहनत की और गलत निर्णय की कमी के कारण होते हैं। यदि ऐसे बच्चे जो IIT का सपना लेकर के चले हैं, वे एयरफोर्स का, नेवी का उसका सपना लेकर के चले, उसके हिसाब से 2 घंटे का शेड्यूल तय करें, सही बात, लगातार उसको पढ़े, तो उसको क्रैक कर पाएंगे ना। और मन इतना तेज होता है, मन ये कहता है चलो IIT एडवांस नहीं, IIT मेंस, तो उसको उसमें ही उसको बच्चे को प्रेरित कर देता है और संतुष्टि कर देता है। पेरेंट्स भी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को निर्णय लेने की क्षमता अपने बच्चे पर ज्यादा दिखने लग जाती है। वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये ठीक है, अकेला बच्चा है, ऐसे पेरेंट्स सोचने लग जाते हैं। बहुत गलत है ये तो, लेकिन गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इसमें पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चे के बात सुननी चाहिए, बच्चे के साथ बैठना चाहिए। ऐसी स्थिति में कोई बच्चा ये भी सोचता है कि तुम घर में अकेले हो, या 2 बहन भाई है, या तुम्हारे मम्मी पापा हाई प्रोफाइल के हैं, इन्होंने 10 लोगों को बता दिया कि मेरा बच्चा IIT एडवांस में जाएगा और तू तो 12वीं में फेल होने की संभावना लग रही है। ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे अनहोने की आशंका में भी चले जाते हैं, जो नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए। प्रतिदिन नहीं, यदि मौका भी मिले हफ्ते में भी बच्चे के साथ बैठकर वार्ता करने चाहिए, उसका अंकन करना चाहिए। प्रदीप सर, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। हम कहते हैं कि पेरेंट को ये करना चाहिए, पेरेंट को वो करना चाहिए। जब पेरेंट्स फोकस करते हैं अपने बच्चों पे, तो कई बार बच्चों को बोल दिया जाता है कि बच्चे बोल देते हैं कि हमारे माँ बाप तो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। जब पेरेंट्स गिव अप कर देते हैं कि ठीक है जो करना होगा करेगा, तो हम गाली दे देते हैं पेरेंट्स को कि पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि छोड़ दिया तो अब छोड़ दिया। तो पेरेंट्स करें तो करें क्या सर? देखो, पेरेंट्स के पास में आज का इतना समय नहीं है, वे अपने कमा कर लाएंगे तभी बच्चे पर खर्च करेंगे। लेकिन पेरेंट्स, मेरा कहने का अर्थ ये है कि पेरेंट्स पर कोई दबाव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चे की तुलना किसी अन्य बच्चे से न करें। एक बात यह पेरेंट्स को कहना चाहूंगा मैं कि उसका बच्चा ऐसा है, शर्मा जी का बच्चा ऐसा है, वो बहुत अच्छा है, हाँ जी ना जी बोलता, तुलना नहीं करनी चाहिए। जबकि पेरेंट्स को तरीका बदलना चाहिए अपना। मान ले कोई बच्चा मोबाइल देख रहा है, मोबाइल छुड़वाना है बच्चे से, तो पेरेंट्स मैंने भी अंकन किया है, कहीं न कहीं बच्चे की तुलना में पेरेंट्स 4 गुना मोबाइल देखते हैं। और जब कम से कम हफ्ते में 1 दिन स्क्रीन फ्री डे मनाया जाए, कि एक दिन हम संडे में सबसे ज्यादा दबाव होता है, फ्री रहते हैं कि हम संडे वाले दिन मोबाइल नहीं देखेंगे, केवल और जो किसी कॉल आएगी उसको सुनेंगे, बच्चे से बैठ कर वार्ता करें, मम्मी भी रहेगी, पापा भी रहेगा, उसको गेम खिलाए, उसको ऐसी एक्टिविटी में बच्चे को
इन्वॉल्व करें कि आप लोग एक पिक्चर बनाओ या महल बनाओ या ड्राइंग करो या कुछ अन्य चीज बनाओ या घर में मेरी रसोई में मदद करो या अपना बिस्तर लगाना सीखो या जब बिस्तर से उठते हैं उसकी तय करके रखना सीखो। बिल्कुल। तो उसके इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चा स्क्रीन डे पेरेंट्स भी मना रहे हैं, बच्चा भी मना रहा है, कहीं ना कहीं दूर रहेगा। जबकि संडे में ही बच्चा सबसे ज्यादा मोबाइल देखता है। दूसरे वाली बात, यदि पेरेंट्स तुलना बंद कर दे और यदि बच्चा टीवी देख रहा है, ठीक है, कि बच्चा तो टीवी देख रहा है, टीवी देखो आज फिल्म देखो, और बच्चे को ये कहें धमका कर नहीं कि आप मोबाइल तुम्हें 2 घंटे हो गए कि तुम इस टीवी को बंद करो, बच्चे के हाल पर छोड़े। बच्चे को कहे बेटा आप 10 मिनट में टीवी बंद करोगे या 15 मिनट में बंद करोगे, बच्चे को ऑप्शन दो, या 5 मिनट में बंद करोगे या 20 मिनट में बंद करोगे। सही बात। बच्चा ज्यादा समय बताएगा। यानी बच्चे ने बता कि 10 मिनट में बंद कर दूंगा मैं, तो जब 10 मिनट हो जाए तब तक पेरेंट्स को चुप बैठना चाहिए, और जब 10 मिनट हो जाए तब बच्चे से बताए बेटा अब 10 मिनट हो गए हैं जी। कम से कम आपको अपनी बात पर तो होना चाहिए। सही बात है। आपने अपनी बात कही, अपनी बात का पक्ष तो रखना चाहिए, तो बच्चा उस टीवी को बंद करेगा। और यदि पेरेंट्स बच्चे को धमका कर कहेंगे तो बच्चा उठेगा, रिमोट भगाएगा, टीवी बंद करेगा, तो तुरंत अपने सोने के शैया पर चले जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, उसका मानसिक दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पेरेंट्स को अपनी बात रखने का तरीका बदलना चाहिए, यही चीज है। और बस केवल और केवल यही बात है। और जबकि जाने अनजाने में पेरेंट्स तुलना करेंगे अपने बच्चे की, उसको धमकाएंगे, बार बार टोका टाकी करेंगे, तो बच्चा उनसे दूरी बनाने की कोशिश करने लगेगा। और फिर वो कहता है कि मेरे माँ बाप से मेरी बनती नहीं है। बिल्कुल कहेगा। और जब माँ बाप की बनती नहीं है, देखो ऐसे बच्चों को मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके लिए कि यदि किसी बच्चे पर माँ बाप की प्रोटेक्शन नहीं है तो बच्चा किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता है। माँ बाप की प्रोटेक्शन जरूर होनी चाहिए। बच्चे को ऐसे आचरण में आवरण में नहीं रहना चाहिए कि मेरी मम्मी पापा की नहीं बनती हैं। और बच्चा जब तुलना होने लग जाती है, जब बार बार उसको टॉर्चर किया जाने लग जाता है, और ज्यादातर मम्मी द्वारा होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मम्मी घर पर रहती हैं, मम्मी टोकती है, पापा उसके बाहर जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके पेरेंट्स भी, पापा या दादा दादी भी मम्मी पर हावी हो जाते हैं कि तुमने बिगाड़े है, तुम्हारे पास रहते हैं, वे कमी गिनाते हैं जो मम्मी उसका पक्ष लेती हैं। जबकि ऐसा नहीं है, मम्मी नहीं बिगाड़ सकती। मम्मी बच्चे का प्रथम गुरु होती है, उसको सिखाती है। मम्मी सुबह 4 बजे उठ जाती है, पापा सुबह अपने बच्चे के लिए 4 बजे उठ जाते हैं और देर रात तक बच्चे के लिए एक कार्य करते हैं। तो बच्चा कैसे सोच लेता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे बिगाड़ रहे हैं या मेरे बारे की अच्छा नहीं सोच रहे हैं, या बच्चे की गलती है। बच्चे को समझना चाहिए। बच्चे भी तुलना करने लग जाते हैं फिर कि मेरे मम्मी पापा औरों के मम्मी पापा जैसे नहीं है। उसके क्योंकि औरों के उसके जो यार दोस्त होते हैं वो उनके मम्मी पापा से कभी कभी मिलता है, वो उसको हंस करके लाड़ करके बात करते हैं। तो उसके मम्मी पापा वो सोचता है कि मेरे मम्मी पापा ही मुझे शैतान धमकाते हैं, प्रत्येक बात पर टोका टाकी करते हैं, तो उनसे दूर होने की कोशिश करता है। यह गलत बात है। कहीं ना कहीं पेरेंटिंग को भी ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा, टीचर स्कूल सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी जाके बच्चा कुछ अच्छा बन सकता है। सर अब अगर हम बात करें क्लास 12th के बारे में, तो क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं जिनका बोर्ड का एग्जामिनेशन आ रहा है, क्योंकि क्लास 12th में बच्चा बहुत डरता है, कई बार वो सुसाइड तक की कंडीशन पे आ जाता है, तो आप उनको किस तरीके से समझाते हो? देखो, जो कक्षा 12 में बच्चे होते हैं, पहले तो बोर्ड जो परीक्षा होती है उनमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जैसी परीक्षा होम एग्जाम घर पर हो रहे हैं, विद्यालय में हो रहे हैं, ऐसे ही आराम से नॉर्मल में वे अपनी बोर्ड परीक्षा दे। ऐसे बच्चे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। मेहनत कर रहे हैं, महीना बाद के 1 महीना 2 महीने यदि आप लोग लिख करके लिखित रूप में कार्य करेंगे और बोर्ड परीक्षा बिना डरे, बिना जागरूकता के आप लोग देंगे तो वे फेल नहीं होंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी बोर्ड परीक्षा में जाते हैं और
बच्चे को समय नहीं मिल पाता है। ठीक है बच्चे की जो स्पीड होती है लिखने की उसको आदत नहीं होती है, जी। क्योंकि स्कूल अपना जो होमवर्क होता है बच्चे का जुलाई अगस्त सितंबर में ही खत्म करा देता है। उसके बाद में रिवीजन चलता है, बच्चा लिखने की आदत में नहीं रहता नहीं है। रहता। और जब बोर्ड परीक्षा होती है बच्चे के पूरा पेपर याद होता है कभी कभी तो, लेकिन बच्चा बोर्ड की कॉपी में लिख नहीं पाता। ठीक है उसका कारण ये होता है कि 10 से 15 मिनट तो एंट्री में लगा देता है, कहता कि बोर्ड परीक्षा है। और कुछ बच्चे लेट जाते हैं कि मोटरसाइकिल मिल गई, पेरेंट्स ने मोटरसाइकिल दे दी हमें, और बोर्ड परीक्षा में दिया, पेपर दिया, हल है, ऐसे सवाल तो शुरू करते हैं, क्योंकि स्कूल तो उसको बताता नहीं है कि पेपर कैसे शुरू करना चाहिए। बतावेगा कैसे जब स्कूल के टीचर्स को नहीं जानकारी है सही बात है कि परीक्षा कैसे देनी चाहिए। तो बच्चा क्या करता है, जो एक एक दो दो नंबर के सवाल है शुरुआत में, उसको पेपर उतारता है, उसको हल करता है, 1 घंटा 10 नंबर में व्यतीत कर देता है। और वो तो समय पर शेड्यूल मिला हुआ है, 3 घंटे का पेपर है। और ऐसी स्थिति होती है 50% बच्चों के साथ में कि पूरा पेपर याद होते हुए भी उसकी परसेंटेज नहीं आती है, क्योंकि जो बाद में 3 नंबर 4 नंबर के सवाल होते हैं वे बच्चा कर ही नहीं पाता है, उसको समय ही नहीं मिलता है। तो नंबर तो वे एक एक नंबर से तो नंबर बटोरे नहीं जाते हैं पूरे कंप्लीट, बच्चा पास हो जाता है लेकिन उसकी परसेंटेज बिगड़ जाती है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा जो स्कूल्स है, स्कूल्स को बच्चे को बोर्ड का पेपर देने में सहायता करनी चाहिए। जो बोर्ड परीक्षा का पैटर्न्स है उसके प्री बोर्ड के उनके साइट्स पर पेपर होते हैं, या अपने आप बना करके बच्चे को समझाना चाहिए जी। क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से इतने अंक के सवाल आएंगे, पहले से ही लिखा हुआ होता है, उसमें निर्धारण होता है। और बच्चे को जानकारी नहीं होती है, बच्चा ये सोचता है कि बच्चा पूरे चैप्टर को, पूरी किताब को तैयार करने की कोशिश करता है, और जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होता है इस टॉपिक से सवाल आएंगे, बच्चा उसको तैयार नहीं कर पाता है, बच्चा दूसरे वे में तैयार कर पाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी उसके पिछड़ने का कारण होता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे भी आज इसे सुन पा रहे हैं और वे कोशिश करने लगे अब उनको नहीं, अब नहीं करना चाहिए। जो उन पर आता है, जो उनके याद है, केवल उसका रिवीजन करे और कॉन्सेप्ट क्लियर करके ये अपनी अच्छी से बिना मानसिक दबाव के परीक्षा दे करके आए, वहां अच्छा माहौल में रहें। किसको के डराए धमकाने से बोर्ड परीक्षा नहीं बिगड़ती, आप लोग डराने धमकाने की भी कोशिश न करें। कुछ बच्चे उद्दंड होते हैं, मोटरसाइकिल पर जाएंगे, बोर्ड परीक्षा होगी, देखेंगे, बच्चों से भिड़ेंगे, उनको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स को भी जागरूक रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था में हो सके पेरेंट्स अपने बच्चे की परीक्षा अपने आप ले जा करके दे, उनको मोटरसाइकिल और मोबाइल न दे। ठीक है प्रदीप सर, जब हमने क्लास 1 से लेकर 12 तक की बात करी तो हमने इस बारे में थोड़ी सी मेंटल हेल्थ के बारे में बात की थी, इंसान मानसिक तनाव कितना रह जाता है बच्चों के ऊपर। लेकिन क्या कुछ ऐसी आपके साथ स्टोरीज रही हैं जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि एक बच्चा कितना मानसिक दौर से गुजरता है इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू? देखो, जो एजुकेशन सिस्टम में तो बच्चे 10% ही मानसिक हो सकते हैं। वे बच्चे हो सकते हैं जो शुरुआत से उन्हें माहौल नहीं मिला जी, स्कूल तो अच्छा मिला लेकिन उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था या हो रही है। जो मेरे अभी 3 महीने पहले ही घटना है जो मेरे सामने आई थी जी। देखो, मैं गांव और क्षेत्र का नाम तो नहीं बताऊंगा, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखेंगे और देखेंगे कि और सोचेंगे कि मेरे बारे में मेरे बच्चे का नाम लिया गया है। ठीक है। एक घटना घटित हुई अभी, जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों के कोई यार दोस्त नहीं है, मेरा बच्चा घर में रहता है, मेरा बच्चा बस टीवी देखता है, मोबाइल देखता है और वो अकेले रहता है। वे खुश है कि मेरा बच्चा बाहर नहीं जाता, क्योंकि बाहर का जो वातावरण मानते हैं तो कहीं ना कहीं खराब मानते हैं कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। एक पेरेंट्स थे, वे मेरे पास में आए कि उनके बच्चे ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्हें पता लगा कि इनकी जो पेरेंटिंग है, तो प्रदीप जी से मिले जा, वे बच्चे को समझाएंगे।
तो मुझे जब बच्चे से बातचीत की गई मेरे से, तो यह बात सामने निकल कर आई कि पेरेंट्स ने बच्चे को सुविधा तो सब दी, लेकिन उसके मोहल्ले पड़ोस के यार दोस्त नहीं बनने दिए। हाँ, बच्चे को बाहर निकलने की आदत नहीं डाली। बच्चे को अपने पास अपने आप भी साफ बाहर लेकर के नहीं गए। बच्चे को घर में मोबाइल मिला हुआ है, पापा ने नया मोबाइल ले लिया, पुराना मोबाइल किसी को दिया नहीं, ऑटोमेटिक बच्चे का हो गया। ठीक है। तब बच्चा अपने रूम में रहने लगा, बच्चे को एकांत मिलने लगा। बच्चा उनका कक्षा 9 में था। तो एक दिन उसकी मम्मी ऊपर रहती थी, बच्चा नीचे रहता था। तो चद्दर ओढ़ करके जो एडल्ट फिल्म होती हैं उसको देख रहा था। तो जैसे ही उसकी मम्मी ने वो चद्दर उतारी तो मोबाइल भी साथ नीचे गिर गया, और साथ नीचे गिर तो स्क्रीन की तरफ से गिर गया। तो उसकी मम्मी ने उसको देखा, मम्मी ने उसको डांटा तो तुझे मोबाइल ऐसे मिला हुआ है। मोबाइल लेकर रख लिया और बोल दिया कि तेरे पापा को आज मैं बताऊंगी। बच्चे ने ना सॉरी बोली ना कुछ किया, बस सवाल जवाब करने लगा। ये तो आ गई थी अभी देखने लगा, मेरा कुछ क्या बिगड़ा है। और जब अंकन मैंने किया कि बच्चे का जो चेहरा था, बच्चा तंदुरुस्त होने की बजाय उसकी आंखों पे काले घेरे पड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं मोबाइल की व्यवस्था थी, जो अव्यवस्था से गुजर रहा था। और अकेलापन पेरेंट्स ने किया, जो पेरेंट्स अपने आप को खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे थे कि हमारा बच्चा तो घर में रहता है। तो जैसे ही पापा का नाम आया, पापा उसके मिलिट्री में थे, तो सोचा कि पापा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, धमकाएंगे, बेइज्जती होगी। तो मानसिक दबाव में आ गया, और मानसिक दबाव में आकर के उसने पंखे पे आत्महत्या की कोशिश करी। वह कोशिश यार रही, उसकी दादी बाहर थी, नया मकान बना हुआ था, तो उसने उस पर दरवाजा नहीं था, दरवाजा तो क्या कुंडी होती है वो नहीं थी। दादी ने सोचा इतनी देर से इस कमरे में है, तो दादी खड़ी हो गई तो देखा पंखे पर लटका हुआ है बच्चा। तो एकदम आवाज लगाई आए, तो फिर भी पेरेंट्स भी चाह कर भी बच्चे कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि बच्चा अकेला था। बस ये समझे बेटा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, आपसे होगी, कोई बात नहीं, प्रेम भाव में सब कुछ आ गया एकदम से। जबकि ध्यान रखने का तरीका पहले से था पेरेंट्स का। सही बात। जब भी मैं यदि आप लोग पेरेंट्स हैं, इन वीडियो को सुन पा रहे हैं, तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा एकांत चाहने लगे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, एकांत चाहने लगे, तो उस समय उस बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। यदि किसी बच्चे के यार दोस्त नहीं है, कोई बच्चा अपनी बात आपको नहीं बता पाता है, यार दोस्त को नहीं बता पाता है, बच्चा घर में चुप चुप रहने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किस स्थिति से गुजर रहा है। 99% 99% बच्चे, जब ज्यादातर बोलने वाले बच्चे, कूद फांद करने वाले बच्चे, जो घर में चैन से नहीं बैठते थे, वे बच्चे चुप रहने लगे, उनको एकांत चाहने लगे, उनको मोबाइल चाहने लगे। तो ऐसे बच्चों को ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए, और पेरेंट्स को भी जागरूक हो जाना चाहिए कि मेरा बच्चे में बदलाव कैसे आ रहा है। दूसरी घटना ये घटित हुई जी कि एक लड़की 9th क्लास में पढ़ती थी। ठीक है। और उसने अपना, जब 12th क्लास में आई, उसने अपना हाथ काट लिया यहाँ से। ओके। क्यों? तो लड़की सुंदर है, तंदुरुस्त है, तो उसके पापा भी इत्तेफाक से मिलिट्री में ही है। ओके। CISF में। ठीक है। तो ऐसी स्थिति है, एक बहन और एक भाई है। जब वे मेरे पास उस बेटी को लेकर के आए, तो उन्होंने बताया सर ऐसे ऐसे स्थिति है, बच्ची चुप रहने लगी है, हमसे दूरी बनाती है, मम्मी से दूर बनाती है, कुछ कार्य नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मैंने बेटी से वार्ता की, बात निकल के ये आई मम्मी पापा के सामने भी कि मम्मी पापा ने बच्ची को दबाया है। बेटी ने मुझको बताया कि सर जब मैं कक्षा 9 में थी, तो मेरे परिवार के जो चाचा लगते थे, उसने मुझे छेड़ने की कोशिश की।
जब मैंने अपनी मम्मी को बताया आकर के, तो मेरी मम्मी ने मुझे उल्टा धमकाया, मारने की कोशिश की कि परिवार की बात है, ऐसे माहौल है, गंदा माहौल हो जाएगा, लोग हमें क्या कहेंगे, पापा तुम्हारे यहाँ नहीं है, जो दादी दादा है वे बूढ़े हैं, हम घर में अकेले रहते हैं, कोई कूद जाएगा। तरह तरह से वो मानसिक टॉर्चर की, उस बात को दबा दिया। जब पापा आए, पापा तक को भी नहीं बताने दिया। तो बेटी कहीं न कहीं चुप चुप रहने लगी, और कोई भी बात उसके साथ में घटना घटित हुई उसने ना अपनी मम्मी को बताया ना पापा को बताया। अब बेटी कक्षा 12 में आ गई। कक्षा में 12 में आकर के उसको स्कूल के किसी लड़के ने पुनः कुछ कह दिया। तो उस समय उसकी सहेली वहाँ मौजूद थी। तो उसकी सहेली ने बताया कि चलो प्रिंसिपल को बताएंगे। बेटी बोली नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके मन में, उसे तो पता नहीं था, उसकी सहेली को तो पता नहीं था कि क्या घटना घटित हो रखी है। उसका एक ग्राफ बन गया उसके मन में, उसकी एक पिक्चर बन गई। यदि तूने बता दिया, कहीं ना कहीं मम्मी पापा तुझे स्कूल से घर ना बैठा ले, कोई व्यवस्था न कर दे। तो बेटी ने बताया कि जिसने मुझे कुछ कहा था उसने ना मेरी मम्मी ने कहा कुछ, ना पापा ने कहा। धीरे धीरे फिर वो घर पे आने लगा, और जब वो घर पे आने लगा तो मुझे अंदर साइड में बैठा देते थे। मुझे डर लगने लगा था, और मैं उसकी गली से भी नहीं गुजरती थी। कोई प्रोग्राम होता था परिवार में सामूहिक, तो मुझे उस प्रोग्राम में नहीं ले जाया जाता था, अकेले जाते थे बाहर का ताला लगा करके। तो इसलिए मैंने ये बात नहीं बताई, जबकि उसकी सहेली ने जा करके उसकी दादी को बात बता दी। दादी ने फोन करके उसके पापा को बात बता दी। उसने अपने लड़के को बात बता दी कि बेटा छुट्टी लेकर आ जा। माँ को तब तक पता नहीं था। जब माँ को पता चला तो सबको पता था। तो उन्होंने कहने वही बात पुनः आई कि तुम स्कूल नहीं जाओगे, सारी गलती तुम्हारी है, डिस्टर्बेंस तुम्हारा है, कोई मुझे नहीं कहता सकता, कोई सहेली को नहीं कहता, तुझे ही क्यों कहे। तो इस दबाव में आकर के लड़की ने सोचा पापा आएगा, छुट्टी लेके आएगा तो तेरा ही कारण होगा, स्कूल से तुझे घर बैठा लिया जाएगा। तो उसने सोचा, उसने अपना हाथ काट लिया। तो या कहीं ना कहीं पेरेंट्स दबाव बनाते हैं, पेरेंट्स बच्चे को सुनते नहीं है, पेरेंट्स बच्चे को समझते नहीं है। पेरेंट्स भी मुझे बार बार सोचेंगे कि पेरेंट्स की ही गलती निकालते हैं, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चे को प्रत्येक दिन समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और यदि पेरेंट्स सुनने लगेंगे बच्चे को, उसको समझने लगेंगे, उसके पीछे का सार समझने लगेंगे, तो शायद ये घटना घटित न हो। और फिर पेरेंट्स, उन दोनों पेरेंट्स ने गलती मानी कि उसने कहा कि यह घटना उससे मिली हुई है। बेटी ने बताया जब मेरे साथ में पूर्व में ऐसी घटना घटित हुई थी तो मुझे ऐसे टॉर्चर किया गया था, तो मैंने अब की बार नहीं बताया, जबकि वो रोज आ रही थी। ऐसी व्यवस्था में भी बच्चे कभी कभी आ जाते हैं जो पेरेंट्स जाने अनजाने में गलती कर देते हैं। तो इसलिए मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि आप प्रत्येक दिन 10 मिनट या हफ्ते में जब भी समय मिले, आधा घंटा अपने बच्चे के साथ बैठे, उसके मन की बात जाने, उसे वार्ता करे, उसके साथ खेले, उसको अपने साथ लेकर के बाहर घुमाने के लिए जाए, और बच्चे की प्रत्येक इच्छा पूरी न करे, उसको किसी भी चीज के लिए मना करके है, उसका जो जवाब है बच्चे का वो जानने की कोशिश करे कि बच्चा किस वे में आपको जवाब दे रहा है। क्योंकि बच्चा जो जब छोटा होता है, कोई उसकी जिद पूरी नहीं होती है तो वो रोता है, और जब बड़ा बच्चा हो जाता है, उसकी जिद पूरी नहीं होती है तो खाना नहीं खाता है, अलग कमरे में चले जाता है, बड़बड़ाता है, पेरेंट्स के बारे में अच्छे बुरे ख्याल लाने लग जाता है। ठीक है। तो पेरेंट्स की ही गलती होती है इसमें, जब उसकी छोटे बच्चे की जिद पूरी कर देते हैं, उसे पेरेंट्स को, बच्चे को पता है होता है यदि तुम रो पड़े तो तुम्हें यह चीज जरूर मिलेगी, और यदि एक बार रोने से वह चीज मिल गई तो बच्चे की इच्छा जागृत हो जाएगी, इच्छाएं बड़ी हो जाएगी। और जब उसको नहीं मिलेगी, जब पेरेंट्स उसके काबिल नहीं होगा या खरीद नहीं सकता है या नहीं दिला सकता है, तब वो बच्चे का व्यवहार
अलग बदल जाएगा और बच्चा उनसे दूरी बनाने लगेगा। और प्रदीप सर, ये कहानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पेरेंट्स जो भी देख रहे होंगे पॉडकास्ट, उन्हें समझ में आ जाएगा कि अगर आप बच्चे का साथ नहीं देते तो कितना खराब हो सकता है वो। बच्चे की मेंटल हेल्थ कितनी इम्पैक्ट होती है, पूरा परिवार खराब हो जाता है, पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब हो जाता है। और इस चक्कर में एक पेरेंट का जो रोल है वो ऑफकोर्स पेरेंट को निभाना चाहिए। बच्चों की ऑफकोर्स हम मानते हैं बच्चों की भी गलती है, बच्चे गलती, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स का ज़्यादा रोल आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पेरेंट्स का एक रोल है, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे भी नहीं है, केवल वे एक नियम तो जानते हैं बिल्कुल। कि स्कूल से जब आएंगे आप मोबाइल देख रहे हैं, देखो कोई बात नहीं है। बच्चे मोबाइल से ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनका एक शेड्यूल तैयार करें हम्म, कि आप लोग हम्म, 1 घंटा मोबाइल देखेंगे तो आपको 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आप लोग अपना 1 घंटा पढ़ोगे आप लोग तो 10 हम्म, मिनट आपको मोबाइल मिलेगा। हम्म, ये तो कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जिस पर टाइम देखना नहीं आता है। एग्जैक्टली। वे टाइम देख सकते हैं, वे घंटे निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब बच्चा स्क्रीन से भी दूर जाएगा, एक दिन फ्री स्क्रीन डे मनाओ, ये भी कर सकते हैं पेरेंट्स। दूसरी वाली बात, पेरेंट्स बच्चे की भाषा शैली भी समझ सकते हैं। जी। बच्चा तू तड़ा करके बोल रहा है, और बच्चे को पेरेंट्स बच्चे के स्कूल से भी ये कर सकते हैं कि आप मेरे बच्चे से कोई मतलब आता है पढ़ाई में, टॉपर्स है या मीडियम है या रैंक लाता है, लेकिन मेरे बच्चे की भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। जब बच्चे का व्यवहार, जब बच्चे की भाषा शैली अच्छी हो जाएगी तो वो कोशिश करेगा डिसिप्लिन में रहने की। और जब किसी भी बच्चे में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी टीचर्स में डिसिप्लिन होगा तो वो कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता। मेन बात ये आती है। तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, लगा देना चाहिए। वो मोबाइल से भी दूर जाएगा और पढ़ाई के टच में भी रहेगा। बिल्कुल। प्रदीप सर, बहुत से लोग होंगे जो आपसे काउंसलिंग करवाना चाहते होंगे, तो हम आपसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं, अगर आप कैमरा में देख के बता पाएं तो? देखो, हम 2 प्रकार की व्यवस्था करते हैं जी। जैसे कि मैंने पार्ट ए में बताया था आपको। एक तो DMIT टेस्ट करते हैं, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, जिससे बच्चे की जानकारी का पता चलता है कि बच्चा क्या करना चाहता है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है। तो वे हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वे में पेरेंट्स मुझसे जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल से फ्यूचर स्कोप्स के नाम से, उस पर सब कुछ जानकारी मिलेगी और सब कुछ जो पेरेंटिंग है उनकी वीडियोज मिलेगी, और मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और जो हमारी वेबसाइट है वो भी दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। तो हमें SMS कर सकते हैं, हमारी टीम उनको कॉल करेगी। जो ऑनलाइन मोड में यदि दूर दराज से हमसे जुड़ना चाहते हैं, बच्चे के फिंगरप्रिंट या वेबसाइट पे ही साइकोमेट्रिक का टेस्ट है, वे टेस्ट दे सकते हैं। उनकी रिपोर्ट उनके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे हम भेज देते हैं। वार्ता करने के लिए शाम को 6 बजे से शाम के 8 बजे तक ये पेरेंट्स के लिए समय रखा है हमने, क्योंकि सब पेरेंट्स नौकरी पेशे वाले भी घर पर आ जाते हैं, वे 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और यदि 8 बजे के बाद में कोई पेरेंट्स आते हैं तो वे समय लेकर के 9 बजे तक कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रत्येक बात रख सकते हैं, प्रत्येक बच्चे की वार्ता बता सकते हैं। हम ऑनलाइन मोड में भी बच्चे को अच्छी पेरेंटिंग, यानी पेरेंट्स को अच्छी पेरेंटिंग और बच्चे को अच्छी दिशा दे सकते हैं। और एक हमारा ऐसे बच्चों के लिए जो दूर दराज से होते हैं वे और अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, मान लीजिए ऐसा पता चलता है मैंने कोई गाजियाबाद के इर्द गिर्द 40 किलोमीटर दूर से है, तो एक हमारा वर्ष में एक सेमिनार होता है जिन पेरेंट्स की हम पेरेंटिंग करते हैं, जिन बच्चों से हम जुड़े हुए होते हैं, उनको एक मंच पर लाते हैं और वहाँ पे उनसे वार्ता करते हैं, कितना सुधार हुआ, कितना उनको इनाम वितरण करते हैं। और हमारी एक एकेडमी है, श्री राम IAS एकेडमी, उसके लिए प्रत्येक बच्चे को प्रेरित करते हैं। उसमें हम बच्चे को, हमारी एक एकेडमी है श्री राम IAS एकेडमी, उसके लिए हम बच्चे को प्रेरित करते हैं कि आप लोग 0 to हीरो बने और अपना UPSC का सपना संजोए।
उसके लिए पेरेंट्स की मदद करते हैं। ठीक है। हमारे ट्रस्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रस्ट, ठीक है। जिसके थ्रू हम बच्चे को, ऐसे बच्चे को हम ये व्यवस्था कक्षा 6 से शुरू करते हैं। ठीक है। कक्षा 6 में बच्चे को प्रति माह की किताबें देते हैं। ठीक है। जो प्रति माह की जो घटना घटित होती है, घटना चक्र होता है, वे उसको 30 से 40 पेज की किताबें होती हैं। उसमें लगभग 5000 प्रश्न होते हैं, प्रश्न उत्तर। वे किताब देते हैं बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट। जो दूर के बच्चे स्पीड पोस्ट से भेजते हैं उसको, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी भेज देते हैं। और वह किताबें हमारी 10 तारीख तक पहुंच जाती है। और 10 के 15 के बीच में 1 महीने का पेपर होता है। जो बच्चे पहले 10 निकलते हैं 5100 रुपए की छात्रवृत्ति भी देते हैं, ट्रस्ट द्वारा देते हैं। और जो यूपीएससी लेवल के बच्चे हो जाते हैं, जो कक्षा 12 में आ जाते हैं या कक्षा 11 में आ जाते हैं, उनको शुरुआत से एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है प्रत्येक वो क्लियर करने की कोशिश कराते हैं। और उसको निबंध की किताबें, निबंध लिखने की प्रैक्टिस, और जो उनकी किताब या कॉपी है, आंसर राइटिंग की बात, जो आंसर राइटिंग की बात है, या उसको पढ़ती, इस पर सब कुछ कॉपियां लिखने का तरीका होता है, या बिल्कुल फ्री देते हैं। जो दूर के बच्चे होते हैं उन्हें एक साथ ही 20 कॉपी भेज देते हैं। लेकिन तरीका क्या होता है, वैसे तो फ्री तो बांटते नहीं है। जिनको कॉपी देते हैं, जिनको निबंध की किताबें देते हैं, जिनको प्रति माह पत्रिका देते हैं, ये किताबों की पीडीएफ कि उन्होंने इस किताब पर लिखा राइटिंग की, ये लिखने की पीडीएफ अपने पास जरूर मंगवाते हैं। जो बच्चा इस कॉपी पर नहीं लिखता है उसका बंद कर देते हैं। ऐसे बच्चे नहीं जाते हैं, दुरुपयोग करते हैं। जो बच्चे यूपीएससी का सपना संजोए हैं, पीसीएस का सपना संजोए हैं, वे हमसे जुड़ सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट सब किताबें, सब मूल आधार, सब गाइडेंस उस बच्चे के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। ओके प्रदीप सर, आप जो भी कर रहे हैं वो इस देश के लिए है, और इस देश के युवाओं को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो आपसे अच्छा कोई गेस्ट ही नहीं है जिससे हम बात कर सकते हैं पेरेंट के रोल के बारे में, टीचर के रोल के बारे में, और एक स्टूडेंट के रोल के बारे में। आप कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो सब अच्छे हैं जी। नो कहते हैं कि सब अच्छे होते हैं, अपने आप को बुरा मानना चाहिए। लेकिन मेरा एक सपना है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कर्नल जनरल तक पहुंच चुके हैं। ब्यूटीफुल। और यूपीएससी तक कोई अभी तक नहीं गया है, जो मेरा अंकन है। ठीक है। मेरे पिताजी कहा करते थे, मैं खुद एनडीए का एग्जाम क्लियर किया था जी, और पहले राउंड में निकला था। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, तो मैंने तभी सोचा था कि प्रदीप तू कर्नल नहीं बन पाया, लेकिन तू कर्नल बनाएगा। तो मैं उसी वे में आगे बढ़ा। और मैं जो ये सब कुछ खर्च कर रहा हूँ, जो मेरी इनकम होती है, मैं 10% अब पैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए निकाल देता हूँ। कि 10% पैसे मैं बच्चों के लिए अलग रख देता हूँ कि रोज की रोज, यदि आज मुझे 10,000 की कमाई हुई, तो उसका 10% मैं आज ही अलग निकाल दूंगा। नहीं कल को निकाल दो, परसों निकाल देंगे। और जो पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो मैं उसका इन बच्चों के लिए ऐसे ऐसे क्रियाकलाप करता रहता हूँ। और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वितरण करता रहता हूँ, जिससे प्रोग्रेसिव हुए बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कर तो सकते हैं, लेकिन घर की स्थिति नहीं है, कम से कम लाभ तो मिल पाएगा, यह व्यवस्था होती है। ऐसी और कोई नहीं है। इसमें मुझे आत्मबल भी मिलता है, मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, और कहीं ना कहीं हम एक शिक्षा पे अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, जो हमारी भारत सरकार भी चाहती है। एक व्यक्ति मुझे कहने लगे कि आप लोग ट्रस्ट में पैसे लेते होंगे, जब करते होंगे, मगर जी अभी तक तो लिए नहीं है, अभी तो सक्षम हूँ। लेकिन भविष्य में यदि कोई बच्चा निकलेगा और मेरे तैयार किए हुए बच्चे यूपीएससी में हो जाएंगे, उन्हें कवर हो जाएंगे, तो फिर वो मिलेगा भी। सही बात है। उन्हें ऐसी शिक्षा मैं भी दूंगा, उन्हें पता भी रहेगा तुम किसी स्थिति में पढ़ के गए, तो वे अपना आप ही दूसरे बच्चे की मदद करेंगे। ऐसे बच्चे से मैं कहूंगा कि आप लोग देख, यूपीएससी का बच्चा क्लियर कर पाया टेस्ट, कि आपको एक बच्चा गोद लेना, कोई गरीब जो यूपीएससी को करना चाहे। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो 2000 अब जब मेरा बैच चल रहा है, जो यूपीएससी के जो ग्रेजुएशन कर चुके थे बच्चे, ये जो 2027 का एग्जाम होगा, 26 का तो नहीं, जो 27 का होगा,
हम धूम धड़ाके से पूरे प्रचार प्रसार करेंगे कि ये श्री राम IAS एकेडमी के जो फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें और जो स्टेशनरी मिली हुई हैं कि ये उनके उससे बच्चे UPSC को कवर किए हैं। एग्जैक्टली ऐसे बच्चे मेरे पास अब तक कार्य कर रहे हैं। ठीक है। एंड आई बिलीव कि सर वो जो रिजल्ट आएगा 2027 का UPSC का, उसमें श्री राम IAS एकेडमी के बच्चे भी हों। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं सर हम। प्रदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड प्रदीप सर से हमने बात तो कर ली कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की, लेकिन क्या हमने बात करी श्री राम IAS एकेडमी के विजन के बारे में? श्री राम IAS एकेडमी क्यों बनाया गया? श्री राम IAS एकेडमी के बनाने के पीछे रीजन क्या था? और प्रदीप जी जो फाउंडर हैं श्री राम IAS एकेडमी के, वो क्या चाहते हैं बच्चों से? तो अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे श्री राम IAS एकेडमी के बारे में कि कैसे कैसे हम तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे फैकल्टीज रहते हैं, कैसे टीचर रहते हैं, कितने स्टूडेंट हैं, और 2027 मिशन है कि हमें IAS निकालने हैं, हमें IPS निकालने हैं, हमें अफसर निकालने हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट पे आने के लिए। धन्यवाद। एंड दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिए। एंड पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, आज सभी के लिए एक वार्निंग थी, एक मैसेज था। आई बिलीव आपको वो मैसेज समझ आया होगा, और प्रदीप सर ने बहुत क्लैरिटी से आपको कोशिश करी समझाने की कि टाइम आ चुका है कि अब काम करना है। ठीक है, वंस अगेन आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राधे राधे, थैंक यू सो मच।